हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो डायग्राम बेस्ड थे और ये उसी का पार्ट 2 है। राइट, लाइफ प्रोसेस के ही डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। ये कुछ हमारी ऑफलाइन कोचिंग के शाइनिंग स्टार्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन्स लिए है। आई होप आप सबको भी जो है बच्चे ऐसी ही सक्सेस मिले क्लास 10th बोर्ड में, आप सबके 90-95% से ऊपर मार्क्स हो और ये पॉसिबल होगा अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। देखो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल किडनी यूरेटर ऑन इट। ये बहुत बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इससे रिलेटेड है, तो दोनों में ही है कि आप ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाओ इन टोटल, चाहे उसमें लेबलिंग फिर आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, हम किडनीज बनानी है। किडनी कैसी होती है बच्चे? बीन शेप होती है। तो आपने 2 बीन शेप किडनीज बनाई। देखो एग्जाम में आप किसी और कलर से जो है वो नहीं कर सकते कि आप आर्टरी दिखाने के लिए रेड कलर यूज करो, ब्लू कलर यूज करो, वो वेन दिखाने के लिए, ये पॉसिबल नहीं है। पर यहां पे मैं यूज कर रही हूं, ये मैंने एक आर्टरी दिखाई है। कौन सी आर्टरी? बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे? आयोटा। आयोटा की जो ब्रांच किडनीज के पास जाएगी उसको हम क्या कहेंगे बच्चे? रीनल आर्टरी। क्या कहेंगे बेटा हम? रीनल आर्टरी। ठीक बात हो गई। इसी तरीके से बॉडी की जो सबसे बड़ी वेन है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? वेना कावा। आई होप आपको कलर विजिबल होगा बेटा। क्या कहते हैं बच्चे? वेना कावा। ये जो हमें एक ग्रूव दिखाई देता है किडनी में बेटा, इसको हम कहते हैं हाइलम। इट इज नॉट रिटन इन योर एनसीईआरटी, बट ये जो ग्रूव होता है बच्चे, इसको हम कहते हैं हाइलम। इस हाइलम से ही रीनल आर्टरी एंटर करती है किडनी के अंदर, रीनल वेन एंटर करती है, और इसी पार्ट से जो है यूरेटर, यूरेटर वो ट्यूब्स हैं। जब किडनी के अंदर पूरा क्या बन जाता है बेटा? यूरिन फॉर्मेशन जो हो जाती है वो इन यूरेटर्स के थ्रू, इन यूरेटर्स के थ्रू कहा जाता है बच्चे? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर से जो ओपनिंग है जिससे यूरिन बॉडी से बाहर पास आउट होता है उसको कहते हैं यूरेथ्रा। तो दीज आर किडनीज, यूरेटर, यूरिन, यूरेटर्स अगर आप दोनों की बात करें, यूरिनरी ब्लैडर, और जो ओपनिंग है जिससे यूरिन बॉडी से बाहर जाता है दैट इज यूरेथ्रा। अगर ये आपका राइट हैंड है, मोस्टली बच्चे राइट हैंडेड होंगे, तो आप समझना जो भी डायग्राम आप बना रहे हैं, चाहे हार्ट का चाहे किडनी का, याद रखना जिस तरफ आपका राइट हैंड है तो आप वहां क्या मेंशन करेंगे? दिस इज लेफ्ट किडनी, दिस इज राइट किडनी। क्योंकि कभी कभार एग्जाम में स्पेसिफिक पूछा जाता है कि राइट किडनी को लेबल कर दो, लेफ्ट किडनी को लेबल कर दो। ठीक है, आप बना सकते हैं बेटा, ये डायग्राम हमारे साथ साथ भी बना सकते हैं। ये एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाओ और उस पर ये चीजें लेबल कर दो। ठीक है, तो दीज आर किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी में जो आयोटा की ब्रांच जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, वो क्या है बच्चे? ये क्या है बच्चे? जो किडनी की आर्टरी होगी, जो किडनी में एंटर करेगी, दैट इज रीनल आर्टरी। रीनल वर्ड हम किडनी के लिए यूज करते हैं बेटा। जो वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी दैट इज रीनल वेन। ठीक बात हो गई। चलिए नेक्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगेन वही, लेकिन इस बार इसने क्या पूछा है? रीनल आर्टरी को लेबल कर दो। रीनल आर्टरी मतलब बीच में आपने आयोटा बनानी है। कई बार बच्चों को लगेगा कि हम 2 किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा बना दें। अगर एग्जाम में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पूछा गया है तो वेल एंड गुड, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है।
अगर उसने रीनल आर्टरी मेंशन करने के लिए बोल दिया तो आपको एक्चुअल में आयोटा बना के उससे जो ब्रांच किडनी में जा रही है रीनल आर्टरी वो दिखानी पड़ेगी। हमने बना दिया बेटा रीनल आर्टरी यूरेथ्रा। स्टेट इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ रीनल आर्टरी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रीनल आर्टरी? इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? किडनी का एक ही काम है, टू रिमूव द एक्सेस नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तीसरा है बच्चे यूरेटर। यूरेटर क्या है बच्चे? यूरेटर आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स विच ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का क्या फंक्शन है? इट स्टोर्स द यूरिन टिल द टाइम स्ट्रेच रिसेप्टर्स फॉर्म एन इम्पल्स या मेक एन इम्पल्स टू द ब्रेन टू रिलीज दैट यूरिन। तो वो स्टोर करता है यूरिन को, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं साथ में बेटा रीनल आर्टरी का क्या फंक्शन है। व्हाट इज द रीनल आर्टरी फंक्शन? इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी। बेटा आई होप आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं ताकि मैं इसे इरेज कर सकूं। ठीक है, दूसरा है बच्चे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? किडनी का फंक्शन है टू फिल्टर द ब्लड या टू रिमूव द, आप फिल्टर द ब्लड लिखें, आप टू फिल्टर द ब्लड, ब्रैकेट में लिखे बेटा रिमूव एक्सेस नाइट्रोजीनियस waste like urea and uric acid from the blood. Right? Next question, next क्या है बच्चे? यूरेटर का क्या फंक्शन है? It carries, इट ट्रांसपोर्ट लिख लो, इट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट है बच्चे यूरिनरी ब्लैडर। इट स्टोर्स यूरिन इट स्टोर्स यूरिन, इतना भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एन ओपन स्टोमेटल पोर एंड लेबल द गार्ड सेल्स, क्लोरोप्लास्ट एंड मेंशन टू फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय स्टोमेटा। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, ओपन स्टोमेटल पोर वाला, फिर से बना लेते हैं। ये गार्ड सेल्स हैं। अगेन गार्ड सेल्स भी कैसी होती हैं बच्चे? किडनी शेप होती हैं, क्योंकि ये ओपन है तो इसीलिए आपको कैसी गार्ड सेल्स बनानी है बच्चे? जो पूरी तरीके से टर्जिड स्टेट में है, मतलब उनके अंदर अभी जो वाटर कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये क्या बना रही हूं बेटा मैं? गार्ड सेल्स के बाहर एपिडर्मल सेल्स। आप समझिए गार्ड सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? अगर मैं लीफ को देखूं बच्चे, अगर मैं लीफ को देखूं, ये लीफ की जो आउटर सेल है जिसको मैं कहूंगी एपिडर्मिस, ये सेल्स ऐसे लेयर्स में है। इन लेयर्स में मुझे इस तरीके से ये गार्ड सेल्स दिखती हैं और उनके बीच में ये स्टोमेटा दिखता है। फिर ये एपी का मतलब होता है आउटर, डर्मिस का मतलब होता है स्किन। चाहे लीफ का ही सबसे आउटर लेयर क्यों नहीं है, उसको भी हम क्या कहेंगे बेटा? एपिडर्मिस। ये फ्लैट सेल्स एपिडर्मिस की है, जहां पे ये बीच में ऐसी सेल्स हैं जिसमें स्टोमेटा है, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपिरेशन होता है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ ओपन स्टोमेटल पोर। ये क्या है बच्चे? हमारे गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स जब पूरी तरीके से टर्जिड है तो बीच में जो पोर है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर कहो, स्टोमेटा कहो, एक ही बात है, राइट? अब इसमें हमें क्लोरोप्लास्ट भी दिखता है। ये क्या है बच्चे? हमारे क्लोरोप्लास्ट है।
भूलना मत बेटा, क्लोरोप्लास्ट बनाने के चक्कर में आप इसका न्यूक्लियस बनाना मत भूल जाना। न्यूक्लियस बेटा आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है। क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनली है जिसमें क्लोरोफिल होता है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये हमने बना दिया बेटा क्लोरोप्लास्ट, यहां पे भी हमने बना दिया बेटा न्यूक्लियस। इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं क्योंकि पूछा है लेबल गार्ड सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट, तो दीज आर क्लोरोप्लास्ट। फिर मेंशन टू फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय स्टोमेटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हो चुका है। दो फंक्शंस स्टोमेटा के क्या है? फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। एक है बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस और दूसरा क्या है बेटा? ट्रांसपिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कब? दोनों टाइम पर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन एज वेल एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर आप समझते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक होगा और CO2, फोटोसिंथेसिस के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक होगा और ऑक्सीजन रिलीज होगी। और रेस्पिरेशन के टाइम पर जब उसे अपने न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन करना है, जस्ट लाइक इन आवर बॉडी सेल्स, प्लांट की सेल्स में भी ऑक्सीजन का इनटेक होगा सेल्स के अंदर और CO2 रिलीज होगी न्यूट्रिएंट्स के ब्रेक डाउन से। ठीक है, ट्रांसपिरेशन की आप डेफिनेशन लिख देंगे बेटा यहाँ पे, द लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor, in the form of water vapor through the aerial parts of the plant, through the aerial parts of plant। ये हमने दो फंक्शन बता दिए स्टोमेटा के। अगर तीन फंक्शन पूछ ले तो तीन फंक्शन बता दो स्टोमेटा के। अब आप कहोगे तीन तो होते ही नहीं है, एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, दूसरा ट्रांसपिरेशन है। ट्रांसपिरेशन अपने आप में दो फंक्शन है। ट्रांसपिरेशन की वजह से नंबर एक क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर और मिनरल्स जा रहे हैं जिसको एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। और दूसरा ट्रांसपिरेशन की वजह से ही क्या हो रहा है कि अगर एक्सेस वाटर है प्लांट के अंदर, वो भी उसका वेस्ट है, उसका भी रिमूवल हो रहा है, तो वो भी तो स्टोमेटा की वजह से ही हो रहा है, राइट। नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन एंड लेबल द फॉलोइंग ऑन इट। ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, रीनल आर्टरी, कलेक्टिंग डक्ट। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, जब आप इसका एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं तो सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी ने इसका डायग्राम बहुत ही ज्यादा बेकार दे रखा है। यस, नेफ्रॉन का डायग्राम एनसीईआरटी में बहुत ही ज्यादा बेकार है। कोई भी क्लास 10th का स्टूडेंट उस डायग्राम को देख के नेफ्रॉन नहीं समझ सकता। अब लेकिन हम इसको बहुत सिंपलर वे में देखते हैं। सबसे पहली चीज, नेफ्रॉन क्या होते हैं? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की, जो एक्चुअल में ब्लड फिल्टर करते हैं। इनका जो पहला हिस्सा होता है बेटा नेफ्रॉन का, उसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या कहते हैं बच्चे? बोमेंस कैप्सूल। तो ये क्या है बच्चे? बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल, या पहले मैं बना लेती हूं फिर मैं आपको समझाती हूं बेटा। अगला जो है बेटा इसका पार्ट, रुकिए मैं इसको इस तरीके से बनाती हूं बेटा। पहला जो हिस्सा दे रखा है बेटा वो क्या है? बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के बाद क्या है बेटा?
कि इनिशियली बहुत ज़्यादा कॉन्यूविलेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्यूविलेटेड टिब्यूल। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये लूप ऑफ हैनले के फॉर्म में आगे बढ़ता है और दीज आर डिस्टल कॉन्यूविलेटेड टिब्यूल, और ये आगे जाके कनेक्ट होती हैं किससे बेटा? कलेक्टिंग ट्यूब से। डोंट वरी बेटा, मैं अभी एक्सप्लेन भी करती हूँ इसे। फिर से बिल्कुल आराम से तसल्ली से समझते हैं। सबसे पहले नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन किडनी का वो हिस्सा है जो एक्चुअल में काम करता है ब्लड को फिल्टर करने में। नेफ्रॉन कैसा दिखता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन इस ट्यूब का एक सिरा कप के जैसा है जिस सिरे को कहा जाता है बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल। और इस सिरे के पास क्या आती है बेटा? यहां पे इन्होंने क्या आती है बच्चे? ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। किडनी के पास क्या आई थी? ब्लड को लेकर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी किडनी के पास आई है। किडनी में बहुत सारे, एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, तो जो नेफ्रॉन के पास रीनल आर्टरी की ब्रांच जाएगी उसको आर्टेरियोल कहते हैं, पर हम आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। एनसीईआरटी इसको लिखती है ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ठीक है, तो हम भी ये लिख देते हैं बेटा, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। अब इस चीज को समझे, ये जो आती है बेटा ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी नेफ्रॉन के पास ब्लड लेकर, ये यहां पे बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। इस कैपिलरीज के नेटवर्क को, जो कैपिलरीज वापस से जुड़ के यहां पे क्या बनाती हैं बेटा? इफरेंट आर्टेरियोल। समझे इसको? जो रीनल आर्टरी की ब्रांच लेकर के आती है ब्लड को नेफ्रॉन के पास, इसको एफरेंट आर्टेरियोल कह सकते हैं। एफरेंट आर्टेरियोल। आर्टेरियोल क्या होता है? आर्टरी से जो छोटी ब्रांच होती है उसको आर्टेरियोल कहा जाता है। जो लेकर के आ रही है दैट इज द एफरेंट आर्टेरियोल। वो बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइड हो गई और उसके बाद वही कैपिलरीज जुड़ के वापस से जो ब्रांच बना रही है, जो ब्लड वेसल बना रही है, उसको क्या कहा? इफरेंट आर्टेरियोल। अब ये इफरेंट आर्टेरियोल कहीं जाता नहीं है बेटा, ये इफरेंट आर्टेरियोल फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड होता है और इस पूरे नेफ्रॉन को सराउंड करता है। रीजन, क्योंकि आप समझे जैसे ही एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड लेकर के आता है बोमेंस कैप्सूल में, बहुत सारी काम की चीजें, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, सब फिल्टर होके बेटा बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाता है। अगर अब इन चीजों का सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, इनको ब्लड में वापस नहीं भेजा गया, तो ये कलेक्टिंग ट्यूब में चली जाएंगी और कलेक्टिंग ट्यूब, बहुत सारी कलेक्टिंग ट्यूब जुड़ के क्या बनाएंगी? यूरेटर। किडनी से बाहर ब्लड दे देंगी और फिर वो यूरिन के साथ ही बॉडी से बाहर चला जाएगा, जो कि बहुत बड़ा वेस्टेज होगा। इसीलिए क्या करते हैं बच्चे? इफरेंट आर्टेरियोल वापस से कैपिलरीज में डिवाइड होगा, जो मैं बना नहीं रही, आपके एनसीईआरटी में बनाया हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि फिर आप नेफ्रॉन का डायग्राम नहीं समझ पाएंगे। ये इफरेंट आर्टेरियोल कैपिलरीज के रूप में इसी को सराउंड करेगा और इसके सराउंडिंग में रहने से क्या है कि वहां पे डिफ्यूजन से सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, एक्टिव प्रोसेस भी होगी, कुछ जगह पैसिव प्रोसेस भी होगी और इस तरीके से ब्लड में वापस जो यूजफुल चीजें हैं उन्हें भेजा जाएगा। अब देखो बेटा, ये जो पहला समझ में आता है कैप्सूल के फॉर्म में, क्योंकि वो सारा जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, इसको क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है बच्चे? ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज या कैपिलरीज। अब इन कैपिलरीज से ब्लड फिल्टर होके यहां आ गया। इस ब्लड में क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, बहुत काम की चीजें हैं अलोंग विथ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। हम चाहते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट तो निकल जाए, लेकिन ये सारी चीजें वापस से ब्लड में आ जाए। तो अब कैसे किया जाए? क्या करते हैं? इस ट्यूब को घुमावदार बना देते हैं, जिससे क्या होगा? फिल्ट्रेट जाने में समय लगेगा और इस फिल्ट्रेट के पास जो इस कैपिलरीज की, इस फिल्ट्रेट के पास बच्चे
जो यहां से जो ब्लड वेसल कैपिलरीज की ब्रांच आ रही होगी, क्या होगा बेटा, उसमें सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, उसको ज्यादा समय मिलेगा सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो इस हिस्से को आप समझिए प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला हिस्सा। तो जो बोमेन्स कैप्सूल के पास घुमावदार हिस्सा है टिब्यूल का पास वाला, उसको क्या नाम देते हैं, पीसीटी। क्या नाम देते हैं बच्चे, पीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है, पी का मतलब प्रॉक्सिमल, कॉन्व्यूलेटेड, कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। अब उसके बाद हमें एक लूप दिखाई देता है जिसमें हमें कोई भी घुमावदार हिस्सा नहीं दिख रहा, सिंपल प्लेन ट्यूब है, जिसको हम कहते हैं लूप ऑफ हैनले। और उसके बाद हमें इससे पहले, ये क्या है बच्चे, कलेक्टिंग डक्ट। मैंने इस कलेक्टिंग डक्ट में ये ब्रांचेस क्यों बनाई है, क्योंकि एक कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे नेफ्रॉन से जुड़ी होगी, ये अलग अलग नेफ्रॉन्स का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल इससे जुड़ा होगा। आप समझिए बेटा, इससे पहले कलेक्टिंग डक्ट में ब्लड जाए, सॉरी यूरिन जाए, क्या होगा बच्चे, वापस से ये देखा जाएगा कि अभी भी इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है जिसको रीअब्सॉर्ब कराने की नीड है। प्लस ऐसा भी होगा बेटा कि ब्लड में भी कुछ आयंस का, यहां पे जो कैपिलरी सराउंड कर रही होगी बेटा इसके पास, ये भी हो सकता है उस कैपिलरी से कुछ चीजों का सिक्रीशन हो, कुछ आयंस का हो सकता है कि कुछ वेस्ट अभी भी ब्लड के अंदर बचा हो, और कुछ आयंस जो कि फॉर एग्जांपल H+ आयन, उनको वापस से यूरिन के अंदर जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर भेजा जाएगा कि इनको बॉडी से रिमूव कराना है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसके लिए भी क्या चाहिए कि फिर से सोचा जाए, और सोचने के लिए क्या चाहिए कि फिल्ट्रेट का फ्लो धीरे हो। तो इसमें भी क्या किया बेटा, घुमावदार हिस्सा बना दिया, जिसको हम क्या कहेंगे बच्चे, इस हिस्से को कहा जाता है, इस हिस्से को कहा जाता है बच्चे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डीसीटी। डीसीटी का मतलब है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, राइट। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन एंड लेबल द फॉलोइंग इन इट, ग्लोमेरुलस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। बोमेन्स कैप्सूल हमने लिख दिया बेटा, रीनल आर्टरी, यहां ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी बन सकती है। रीनल आर्टरी एक नेफ्रॉन में कैसे बना दोगे, रीनल आर्टरी तो किडनी के पास ब्लड लेकर आएगी। कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट है। व्हाट हैपेंस टू द ग्लूकोज दैट एंटर्स द नेफ्रॉन अलोंग विथ फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट में जो ग्लूकोज आता है उसका क्या होता है, फाइनली उसका क्या होता है बच्चे, उसका सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है बच्चे, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, वो ब्लड में वापस से भेज दिया जाता है ताकि वो यूटिलाइज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए डायग्राम टू शो द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड लेबल द पार्ट्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस, मेंशन एनी अदर पर्पस सर्व्ड बाय दिस पार्ट अदर देन न्यूट्रिशन। किस पार्ट की बात कर रहा है, अमीबा में ऐसा क्या ही बनता है न्यूट्रिशन लेने के लिए, सीडोपोडिया। सीडो का मतलब फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट, कि उसमें फॉल्स फीट बनते हैं क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है, वो एनिमल्स की तरह बिहेव करता है। एक सेल का ऑर्गेनिज्म होते हुए भी कंप्लीट फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेके डाइजेस्ट करता है, मतलब उसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो आप समझिए, देखो अमीबा में न्यूट्रिशन का डायग्राम पूछा है। सबसे पहले अगर ये अमीबा की सराउंडिंग में फूड पार्टिकल है, अमीबा क्या बनाएगा बच्चे, जहां की जिस साइड फूड पार्टिकल होगा वो फॉल्स फीट बना लेगा उसके सराउंडिंग में। ठीक है, फॉल्स फीट बना लिया। इसके बाद क्या है बच्चे, ये क्या है स्ट्रक्चर, इन्हीं की बात कर रहा है बेटा क्वेश्चन में, सीडोपोडिया। सीडोपोडिया। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, आप समझें, देखो मैं दोबारा से बनाती हूं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहां पे।
इसने ये फॉल्स फीड बनाए बेटा, ठीक है, दिस इज फूड पार्टिकल, अंडरस्टूड है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है बच्चे, ये यहां से पिंच ऑफ होगी और पिंच ऑफ होने के बाद ये यहां से एक फूड वैक्यूल बना लेती है। ठीक बात हो गई। तो फूड वैक्यूल कैसे बनता है कि अगर मैंने अब नेक्स्ट स्लाइड में अमीबा बनाना है, उसका इंजेशन, इंजेशन का मतलब होता है बॉडी के अंदर फूड पार्टिकल को लेना। तो दिस इज अमीबा, ये उसका न्यूक्लियस है और ये क्या है बच्चे, ये फूड वैक्यूल है। व्हाट इज दिस? दिस इज फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल कैसे बनता है? वाटर की एक ड्रॉपलेट को सराउंडिंग से लिया जाता है, इसके अंदर वाटर की एक ड्रॉपलेट होगी बेटा, और इसने अपनी सेल मेम्ब्रेन को यहां से पिंच ऑफ किया है और क्या बना दिया है बच्चे? फूड वैक्यूल बना दिया है। दिस इज न्यूक्लियस। ये स्टेप क्या शो कर रहा है? इंजेशन। इंजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब है कि ये जो फूड पार्टिकल है इसका ब्रेकडाउन हो। क्या हो बच्चे? इसका ब्रेकडाउन हो अमीबा की बॉडी के अंदर। डाइजेशन होने के लिए क्या होगा बच्चे कि ये जो अमीबा है, इसमें ये जो फूड पार्टिकल है उसके साइटोप्लाज्म से, इसको न्यूक्लियस मानते हैं, उसके साइटोप्लाज्म से एंजाइम फूड पार्टिकल के अंदर आएंगे। आप समझे? एंजाइम्स फूड पार्टिकल का डाइजेशन करते हैं। फूड में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, जिनका डाइजेशन नहीं होता, पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स। आपकी बॉडी की खुद की सेल मेम्ब्रेन भी तो इन्हीं चीजों से बनी है। इसीलिए आप समझे हमारी बॉडी में जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसके लिए एक स्पेसिफाइड जगह है, डाइजेस्टिव सिस्टम है कि यही होगा। अगर वो एंजाइम्स एज सच हमारी सेल पे किसी पे एक्ट करे तो उसको डैमेज कर सकते हैं। सिमिलरली ये एंजाइम्स उसकी बॉडी में डाइजेशन पूरे साइटोप्लाज्म में नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? वहां से एंजाइम्स फूड वैक्यूल के अंदर आ रहे हैं और उस फूड वैक्यूल के अंदर फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या प्रोसेस है बच्चे? डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या होगा बच्चे? फूड पार्टिकल का ब्रेकडाउन हो गया तो अब मुझे इसमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे फूड वैक्यूल के अंदर, और उनका क्या होगा बेटा? एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है कि ये जो फूड न्यूट्रिएंट्स है वो अब साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही सेल का स्ट्रक्चर है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब होते हैं, फिर सेल्स तक ट्रांसपोर्ट होते हैं, सेल फिर उन्हें अपना पार्ट बनाती है, मतलब उनको यूटिलाइज करती है आगे ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन करके, तब हम उसको एसिमिलेशन प्रोसेस कहते हैं। लेकिन ये एक सिंगल स्टेप प्रोसीजर है, किसमें? अमीबा के अंदर, क्योंकि ये एक सेल का है बेटा, तो एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन एक साथ ही हो जाता है। साइटोप्लाज्म में सीधे वो न्यूट्रिएंट्स चले ही गए, राइट। अब इसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगा? लास्ट स्टेप होगा बेटा इसमें एक्सक्रीशन। क्या होगा बच्चे? लास्ट स्टेप एक्सक्रीशन। ठीक है, यहां बना देती हूं बेटा मैं, आपको लाइन से बनाना है ये। एक्सक्रीशन के प्रोसेस में क्या होगा? ये जो फूड वैक्यूल है ये अगेन बाइंड करेगा किसके साथ बेटा? ये फूड वैक्यूल है, ये फ्यूज हो गया किसके साथ? सेल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा के साथ। और जो भी वेस्ट अब इसके अंदर था वो क्या करता है बेटा? एक्सक्रीशन। उनको क्या करता है बेटा? एक्सक्रीट आउट कर देता है बाहर। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट स्टेप इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, तीसरा बेटा एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, और चौथा क्या है बेटा? एक्सक्रीशन। ये आपको लाइन से बनाने हैं। अब ये कह रहा है मेंशन एनी अदर पर्पस सर्व्ड बाय दिस पार्ट अदर देन न्यूट्रिशन। किसकी बात कर रहा है? सीडोपोडिया की। सीडोपोडिया का और क्या काम है? ये अमीबा के मूवमेंट में भी हेल्प करता है। हेल्प इन मूवमेंट इन अमीबा। ठीक है, अमीबा में ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन सेल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम पूरा ही बना लेते हैं। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के
3 टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर सबसे पहले इसको समझते हैं, ग्लूकोज इस दुनिया की कोई भी सेल हुई, जो यूनिवर्सल स्टेप है जो हर सेल में होगा ही होगा, वो क्या है? ग्लूकोज सबसे पहले टूटेगा पायरूवेट प्लस एनर्जी में। ग्लूकोज कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। पायरूवेट कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो 2 पायरूवेट बनते हैं। कहां होगी ये प्रोसेस? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि दुनिया की कोई भी सेल हो गई, चाहे प्रोकैरियोटिक है चाहे यूकैरियोट है, उसमें ऑर्गेनली भले ही ना हो लेकिन साइटोप्लाज्म तो होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेकडाउन होता है हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का, यूकैरियोटिक में जहां पे वेल डिफाइंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है। मगर अगर यीस्ट है, उसकी बॉडी में अनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो सारा का सारा प्रोसेस कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। तो ये जो स्टेप है ये हर किसी की बॉडी में हो रहा है, चाहे वो सेल प्रोकैरियोटिक है चाहे यूकैरियोटिक है, ग्लूकोज से पायरूवेट बनना। ठीक है, अब इसके बाद डिपेंड करता है कितनी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, जो कि किस में होती है बेटा? यीस्ट सेल में। इसमें हमें क्या मिलेगा? पायरूवेट से आगे हमें मिलता है बच्चे इथेनॉल, जो कि कितने कार्बन का होता है बेटा? 2 कार्बन का। तो यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी और एनर्जी मिलेगी, जो कि एनर्जी एक ग्लूकोज से सिर्फ जनरेट होती है 2 ATP। अगर हम बात करें क्या हमारी बॉडी में भी अनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है? यस, जब हम बहुत ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो इन लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारे मसल सेल्स में, स्पेशली स्केलेटल सेल्स बच्चे इसमें, ठीक है, जो हमारे वॉलेंट्री मसल्स हैं, स्केलेटल सेल्स में इन लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या बनेगा बच्चे? लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होगी। अब यहाँ पे एनर्जी का हम नहीं बता सकते, वो डिपेंड करता है कितना लैक ऑफ ऑक्सीजन है, राइट। वैसे हमारा ब्रीदिंग रेट क्या है? 12 to 18 पर मिनट। एक बार में हम 12 से 18 बार सांस ले सकते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो हम डीप ब्रेथ नहीं लेते, शैलो ब्रेथ लेते हैं। पर ज्यादा से ज्यादा भी अगर हम ब्रीदिंग करें भी, ब्रीदिंग रेट बढ़ा भी ले, तो मैक्सिमम 30-35 इतना हो जाएगा पर मिनट। लेकिन जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं अगर उससे भी ज्यादा है, जो आप जॉगिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एनीथिंग, कुछ भी विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो स्केलेटल सेल्स में वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और उस टाइम पे वो बनेगा लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जब एक्यूमुलेट होगा स्केलेटल सेल में तो बहुत ज्यादा पेन कॉज करता है, स्पाज्म कॉज करता है। अब उसको ठीक कैसे करें? अगर वहां पर हम क्या करें बेटा? मसाज करें, उससे क्या होगा? या हॉट वाटर बाथ ले, उस रीजन पे आप गर्म पानी की सिकाई करें तो वहां के ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगे और डायलेट होने से वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी उन सेल्स के पास और वो इस लैक्टिक एसिड को वापस से CO2 और वाटर एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे और पर्सन को रिलीफ फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता ही है बच्चे हमारी बॉडी में, ठीक है, कहां पर होगा ये स्टेप? माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहां पे क्या बनेगा बेटा हमारी बॉडी में? CO2, H2O और एनर्जी। लेकिन एक ग्लूकोज से कितनी एनर्जी मिलेगी अगर उसे ऑक्सीजन मिल जाए? तो 38 ATP। कैन यू सी द डिफरेंस? बिना ऑक्सीजन के सेम ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 ATP जनरेट हो रहे हैं और सेम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितनी एफिशिएंटली ऑक्सीजन को यूज करके कितनी ज्यादा एनर्जी बनाई जा सकती है? 38 ATP, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट वेयर एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर एंड म्यूकस। तो किस पार्ट में एयर फिल्टर होती है बेटा? फाइन हेयर एंड म्यूकस आपके नेजल चैम्बर के अंदर।
कहाँ फिल्टर होती है बेटा? नेजल चैम्बर के अंदर। पहले हम आंसर देख लेते हैं बेटा। सेकंड है पार्ट विच टर्मिनेट्स इन बलून लाइक स्ट्रक्चर, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई या एल्वियोलर सैक। थर्ड है बच्चे बलून लाइक स्ट्रक्चर वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, पार्ट विच टर्मिनेट्स इन बलून लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा सॉरी, इसमें पूछा है बेटा सेकंड में वो पार्ट जो बलून लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट होगा, लास्ट वाला पार्ट, उसको हम क्या कहेंगे बच्चे? ब्रोंक्यूल। और उसको हम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल कह सकते हैं बेटा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, या इसको आप कहते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल या टर्मिनल ब्रोंक्यूल, जिसके आगे का जो पार्ट है उसको हम एल्वियोलाई कहते हैं बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट पूछा है बलून लाइक स्ट्रक्चर जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, दैट इज एल्वियोलाई या एल्वियोलर सैक। नेक्स्ट पूछा है बेटा फोर्थ पार्ट विच सेपरेट चेस्ट कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, तो वो क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम जो है बेटा वो आपकी चेस्ट कैविटी, थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है, मसल्स की शीट होती है। नेक्स्ट है व्हाई इज द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मस्ट फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ये हमने कल भी किया था। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ब्रीदिंग रेट इसलिए हाई होता है क्योंकि डिजोल्व्ड ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है। 1% डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है पानी में, जबकि एयर के अंदर, टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में एयर के अंदर 20 to 21% ऑक्सीजन है। इसीलिए हमें सेम ऑक्सीजन को लेने के लिए कम बार ब्रीथ करना पड़ता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट है बच्चे द सीक्वेंस ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन अवर मसल सेल्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज इज, सीक्वेंस बतानी है बेटा आपको। तो ग्लूकोज अभी हमने किया है बेटा, ये करके ही हटे। ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म में पहले पायरुवेट बनेगा, फिर मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड और एनर्जी। हैवी एक्सरसाइज के टाइम पर तो यही होगा कि साइटोप्लाज्म में पहले पायरुवेट बनता है, फिर मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड और एनर्जी। बिल्कुल ठीक है, राइट। इथेनॉल तो अनारोबिक रेस्पिरेशन में बनेगा, ये वैसे गलत हो गया। मसल सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड और माइटोकॉन्ड्रिया में तो बेटा वैसे भी नहीं होता पहला स्टेप पायरुवेट बनने का। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ। टेक ए हेल्दी पॉटेड प्लांट विथ elongated leaves, select a leaf and insert about 1/2 of this leaf in test tubes containing potassium hydroxide and make it airtight। कह रहा है इसमें से लीफ का ये वाला पार्ट, लीफ का ये वाला पार्ट इसने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया बेटा, रिमेनिंग लीफ ये है, और इसको यहां से एयर टाइट कर दिया। एयर टाइट है और इसके अंदर क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम है कि वो एब्जॉर्ब कर ले कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ KOH टेकन इन द टेस्ट ट्यूब इज टू एब्जॉर्ब द रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या काम है बच्चे KOH का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, कि वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले। आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी गिवन है, उस वो भी हमने क्वेश्चंस में कंसीडर किया है। यस, दिस इज द क्वेश्चन, और उसमें KOH डाला हुआ है बच्चे पैट्री डिश के अंदर, वॉच ग्लास के अंदर, सॉरी वॉच ग्लास के अंदर KOH डाला हुआ है, और उसका काम बताया हुआ है कि आप समझे। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, जो एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी देती है। एनसीईआरटी को में एक एक्टिविटी है कि आप ये प्रूफ कर दो कि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। अब प्रॉब्लम क्या है, आपने 2 पॉटेड प्लांट्स ले लिए और उनको 3 दिन तक पहले डार्क रूम में रखा, ताकि वो क्या करें, पहले से जो उनका अवेलेबल स्टार्च उनकी बॉडी में स्टोर है वो यूटिलाइज कर लें। उन्होंने कर लिया। आप ये मान के चलते हैं कि 3 दिन में उन्होंने जो स्टार्च बना रखा था वो सारा उन्होंने कंज्यूम कर लिया। अब आप उन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए एक्सपेरिमेंट में रखेंगे। अब अगर हम उन्हें
ऐसे ही रख देंगे नॉर्मल एयर के अंदर, तो एयर के अंदर 0.03 टू 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों ले लेंगे। अब हम क्या करें, हमने क्या किया, दोनों के ऊपर ये बेल जार लगा दिए ग्लास के। उससे क्या होगा, सनलाइट मिल जाएगी दोनों को, सनलाइट तो मिल ही जाएगी क्योंकि सनलाइट के बिना भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, तो दोनों को सनलाइट मिल जाए इसलिए क्या किया, ग्लास के बेल जार लगा लिए। इनके बॉटम में क्या करते हैं, वैसलीन लगा देते हैं ताकि ये एयर टाइट एक पूरा जो है वो सिस्टम बन जाए, एयर टाइट, बाहर से कहीं से भी एयर ना आ सके। अब दोनों को एयर ही नहीं मिल रही, लेकिन बेल जार के अंदर जितनी एयर प्रेजेंट है उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और सनलाइट से क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब कर ही लेगा। अब समझो बच्चे, अब हमारे पास क्या है, कंट्रोल आ गया। क्या कंट्रोल आ गया कि इन दोनों को सिर्फ उतनी ही एयर मिलेगी जो सिर्फ इस बेल जार के अंदर है, इसको तो उतनी एयर मिल जाएगी, इसको उस एयर में से भी हमने क्या कर दिया है, इस वॉच ग्लास के अंदर KOH डाल दिया। वो KOH क्या करेगा, इस एयर, इस बेल जार के अंदर जितनी एयर है उसमें से CO2 को एब्सॉर्ब कर लेगा। तो इस वाले प्लांट को तो CO2 नहीं मिलेगी, इस वाले प्लांट को CO2 मिलेगी। और फिर आप थोड़े समय बाद देखेंगे स्टार्च टेस्ट करके कि जिसमें फोटोसिंथेसिस हुई होगी उसमें स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आएगा, जिसमें नहीं होगी नेगेटिव आएगा। तो सिंपल सी बात है, इसको क्योंकि CO2 मिली नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, दूसरे प्लांट में होगी और हम उसमें कंसीडर कर लेंगे स्टार्च टेस्ट से। तो अब a student was asked to write a stepwise procedure to demonstrate that carbon dioxide is necessary to photosynthesis. He wrote the following steps. The wrongly worded step is, पहला, both potted plants are kept in dark room for at least 3 days. ठीक बात हो गई। Bottom of bell jar is sealed. बिल्कुल ठीक है, to make them airtight. Exactly. Both potted plants are kept in sunlight after the starch test. Starch test के बाद sunlight में डाल। तो a leaf from both the plant is taken to test the presence of starch. ये तो ठीक है, लेकिन ये बात तो गलत हो गई ना। Both the potted plants are kept in sunlight after the starch test. Starch test के बाद रखा, इस प्रोसीजर का पार्ट नहीं है, रख सकते हैं लेकिन इस प्रोसीजर का पार्ट नहीं होगा डिका, ठीक है। तो इसमें यही स्टेप नहीं बताया, मेन कार्बन डाइऑक्साइड के ये लिया था बेटा, यही स्टेप बताना भूल गए कि वॉच ग्लास के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब हो जाए, और ये प्रोसीजर ही इसलिए है ताकि हमें पता चले कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच ये सुनने के लिए।